हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। फिजिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में हम फिजिक्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके लिए हमने जो पीडीएफ तैयार की है वो आपके लूसेंट, घटना चक्कर, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन आपको याद रखनी है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट से। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। टेम्परेचर की केल्विन। या टेम्परेचर की में आपको एक बात याद रखनी है, केल्विन ही एक ऐसी यूनिट है जिसमें डिग्री नहीं लगाई जाती। इसके अलावा जो भी टेम्परेचर की यूनिट है, चाहे वो सेल्सियस हो या फिर फ़ारेनहाइट हो, सभी के साथ डिग्री का यूज किया जाता है। और जो ये एम्पियर है, कैंडेला है, या फिर डिस्टेंस की हम यूनिट की बात करें तो उसकी होती है मीटर। इसका हमें यूज करना पड़ता है ताकि हमें पता चले जो भी हम लिख रहे हैं, 10, 20, 30, डिस्टेंस है, एम्पियर है, या फिर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें इन यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। और एसआई यूनिट ये एक समझ लो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ताकि मेंटेन रहे चीज़ें। ऐसा नहीं कि इंडिया में मीटर की वैल्यू कुछ और है। इंडिया में समझ लो मीटर की लेंथ इतनी है, यूएसए में वे कहते हैं कि हमारे लिए मीटर की लेंथ इतनी है। तो इन सब चीज़ों से इनको अवॉइड करने के लिए एसआई यूनिट डिसाइड की गई थी कि 1 मीटर इतनी लेंथ होगी, 1 एम्पियर का मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना ही करंट होगा, टेम्परेचर है 1 केल्विन का मतलब इतना ही टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लाइट ईयर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ईयर देखकर तो लगता है ये टाइम की यूनिट होगी, पर ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर उतना डिस्टेंस होता है जितना लाइट 1 साल में डिस्टेंस कवर करती है। तो लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस हुआ 1 साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है 1 पार्सेक। स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने का काम आता है और इसकी वैल्यू होती है 3.256 ऑफ लाइट ईयर। इन जो लाइट ईयर है डिस्टेंस, उससे भी 3.256 टाइम्स ज्यादा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एक एवरेज या फिर कहीं मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ एंड सन। देखो अर्थ एंड सन, अर्थ सन के चारों तरफ सिर्फ राउंड नहीं घूम रही है, ये एक एलिप्टिकल मूवमेंट कर रही है। कभी दूर होती है सन से तो कभी पास होती है। तो उसका जो एवरेज डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यह है आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 नॉटिकल माइल। देखो नॉटिकल माइल ये समुद्र के लिए जो शिप होते हैं वो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें काम आता है। इसे सी माइल भी कहते हैं। और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 6020 फीट के। नेक्स्ट टॉपिक है मास। देखो ये कुछ फैक्ट की चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको एज इट इज याद करनी है, रटनी है। इसके अलावा जो समझाने की बातें होंगी वो तो हम समझाएंगे ही, ये आपको याद करनी है। और इस पीडीएफ में जो कुछ भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के। 1 टन होता है 907.185 केजी। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 केजी के बराबर। और 1 पाउंड होता है करीब करीब हाफ केजी, ये होता है एग्जैक्ट 0.4537 केजी। ये जो गांव के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए काफी इजी रहेगा। जहाँ गेहूं बाजरा ये तोलते हैं तो इन्हीं चीजों में बात करते हैं कि कितना क्विंटल है। आगे देखते हैं वॉल्यूम। 1 बैरल होता है 158.9873 लीटर के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रशेखर लिमिट। हमारे इंडियन में एक महान साइंटिस्ट हुए थे, काफी बड़े साइंटिस्ट थे, चंद्रशेखर। उन्होंने काफी टाइम पहले 1931 में ही प्रपोज कर दिया था चंद्रशेखर लिमिट का। उन्होंने बता दिया था कि जो सन है या फिर जो स्टार्स हैं वो किस मौत मरेंगे। आप देख रहे हो कितनी अमेजिंग बात है, एक इंसान जो खुद 100 साल नहीं जी पाता, और उस टाइम तो एवरेज जो एज थी वो भी शायद से 50 के आसपास भी मुश्किल से होगी। 1931 की बात है ये। तो उन्होंने बता दिया था एक इंसान ने, जो स्टार है, अपने जो लाखों करोड़ों सालों बाद जब उनकी डेथ होगी तो वे किस मौत मरेंगे। और ये इंडिया के एक महान साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने बताया था कि अगर जो स्टार का मास है वो 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज्यादा हुआ तो वो उसकी डेथ कैसे होगी, या 1.4 टाइम्स से कम हुआ तो उसकी डेथ कैसे होगी। तो चंद्रशेखर लिमिट है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ये इक्वल टू होती है 2.8 इंटू 10⁻30 केजी। देखो जो स्टार होता है उसकी लाइफ ऐसे होती है, पहले तो वो होता है नेबुला,
यानी जो गैस होते हैं उनका एक बादल समझ लो, क्लाउड। उसके बाद उसमें कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन काफी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो स्टार बनने लगता है जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और एनर्जी निकलती है। उसके बाद जब हाइड्रोजन जो उसका फ्यूल है वो 90% खत्म हो जाता है, तो वो बन जाता है रेड जाइंट। अगर उसका मास 1.44 टाइम्स ऑफ सन से कम हुआ तो वो इस तरफ जाएगा, वो बनेगा ड्वार्फ। पहले व्हाइट ड्वार्फ एंड देन ब्लैक ड्वार्फ। और अगर उसका मास 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज्यादा हुआ तो वो बनेगा सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? एक ऐसा स्टार जिसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोडिंग स्टार। उसके बाद वो ब्लैक होल बन जाएगा, या फिर पल्सर स्टार, या फिर न्यूट्रॉन स्टार। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा सन है वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। हमारे जो चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे उन्होंने 1931 में प्रपोज कर दिया था ये आइडिया, बट लोगों को काफी टाइम बाद समझ में आया, तो इनको 1983 में नोबेल प्राइज दिया। आप देख रहे हो उस टाइम 1930 के आसपास क्या क्या अलग चीजें हो रही थी। एक तरफ महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, या जो अदर फ्रीडम फाइटर थे वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा गांधी 1930 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस टाइम पर ही अपने देश के एक कोने में 1931 में चंद्रशेखर लिमिट बताई थी अपने चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला। देखो डायमेंशनल फार्मूला में इंपॉर्टेंट है, हम तीन बातों का यूज करते हैं, तीन चीजों का, एम, एल एंड टी। एम डिनोट करता है मास, एल लेंथ एंड टी डिनोट करता है टाइम। अब जो भी यूनिट होती है, जैसे मान लो फोर्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l1 एंड t माइनस टू। मीन्स उसमें मास 1 है, l 1 है एंड टाइम अपॉन में समझ लो t 2 होगा, t का स्क्वायर, तो ऊपर जाकर वो t माइनस टू हो जाता है। इसको हम आगे तोड़ते हैं फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम ए, मास, m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन। तो m से तो मास, इसको तो m से डिनोट कर देंगे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक यूनिट टाइम में कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लिखते हैं dv बाई dt। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, मास तो है नहीं वेलोसिटी में, m0, l डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ बताती है, l1, t टाइम के लिए, t हो जाएगा यहाँ पर -1 क्योंकि t है नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे t को, तो d t -1 आएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन में करते हैं तो इतना तो ऐड होगा ही, साथ में नीचे t है तो t -2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का होगा डायमेंशन फार्मूला m0, m तो 0 है ही, बाकी l1 जो t है वो -2, क्योंकि t -1 तक तो वेलोसिटी है ही, इसके नीचे अपॉन टाइम करेंगे तो ऊपर जाकर ये -1 और ऐड हो जाएगा, तो t -2। फोर्स होता है एम ए, तो m आपका कैपिटल M तो होगा ही, और a का आपको लिख देना है m0 है ही, इसके अलावा l1 t -2। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा। वर्क का डायमेंशन फार्मूला है m1 l2 t -2। कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। देखो एंगल का तो इसमें यूज नहीं करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया एक और लेंथ, तो वो फोर्स में ऐड कर देंगे। फोर्स का तो क्या है m1 l1 t -2, इसमें एक और l यूज किया तो l की जगह क्या हो गया, l1 की जगह l2, m1 l2 t -2। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का तो एज इट इज यूज करेंगे ही, अपॉन में टाइम है ऊपर लेके आएंगे, तो t -2 की बजाय हो गया ये t -3। इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 l2 t -3। देखो डेंसिटी का देखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का तो m हो ही गया, l वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 3 बार l यूज किया है, l3, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा ये l -3 एंड टाइम तो है ही नहीं इसमें, तो t0। देखो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर वही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था,
एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक यूनिट टाइम में कितना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको और लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंची है और स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी थी v, और समझ लो t टाइम में ये पहुंची है, तो एक्सेलरेशन होगा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u बाई टी। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो हम देख लेते हैं, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s से डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, t से हम डिनोट कर रहे हैं टाइम। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपका एरिया आता है। देखो एरिया में काफी टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। जैसे एरिया है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ही, तो ये मैग्नीट्यूड तो है ही इसमें। और डायरेक्शन, एरिया में ऐसे देखते हैं, मान लो कोई दीवार है, उसमें आपको पेंट करवाना है, तो आप पेंटर को बताओगे ना कि आगे की तरफ पेंट करना है, पीछे की तरफ पेंट करना है। तो इस वजह से एरिया आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एंड वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटी है करंट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, टाइम एंड पावर। तो इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एरिया एंड एक करंट। एरिया आपकी है वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट है आपके स्केलर क्वांटिटी। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।